अध्याय 3 हिमाचल प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास। अस्तित्व में आने से पहले हिमाचल प्रदेश छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, जिनमें विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शासन प्रारंभिक अवस्था में था तथा गैर जिम्मेदाराना था। साधन भी बहुत कम थे। कुछ प्रगतिशील रियासतों को छोड़कर, जिनमें हाई स्कूल तक शिक्षा का प्रबंध था, शिक्षा के प्रबंध भी नगण्य थे। कई रियासतों के शासक अनपढ़ थे। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में विद्यमान प्राकृतिक साधनों का दोहन नहीं हो रहा था। आम जनता की स्थिति दयनीय थी। उनसे मनमाने कर वसूल किए जाते थे। हिमाचल प्रदेश बनने पर और 1952 ईस्वी में सरकार के गठन के बाद विकास कार्य आरंभ हुआ। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार सारे देश की भांति यहाँ भी पंचवर्षीय योजनाओं को विकास का माध्यम बनाया गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य सारे देश में अधिक उत्पादन करके नवीनीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय लाना था, ताकि जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके। हिमाचल के मूलभूत आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ कर सरकार शिक्षा, कृषि कार्यक्रम, जल विद्युत विकास, उद्योग, खनिज विकास, परिवहन तथा संचार, सहकारिता व ग्राम विकास, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं एवं विविध सेवाएं नामक क्षेत्रों के लिए धनराशि का प्रावधान करती है। अतः इन्हीं के अनुसार हिमाचल में सामाजिक एवं आर्थिक विकास तय हुआ। बीते वर्षों में इस पहाड़ी राज्य ने शिक्षा, कृषि, बाढ़ नियंत्रण, पशुपालन, बागवानी, वनीकरण, जल विद्युत, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग, परिवहन, सड़क निर्माण आदि में बहुत प्रगति की है। बच्चों, आओ इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ें। कृषि कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, जिसकी 91% जनसंख्या लगभग गांवों में रहती है और लगभग 70% लोगों का व्यवसाय कृषि है। अतः कृषि और इससे संबंधित अन्य व्यवसायों यानी बागवानी आदि का प्रदेश के विकास में विशेष महत्व है। विशेष जानकारी। कृषि का संबंध सीधा भूमि से है। जहाँ तक भूमि जोतने वालों के अधिकार का प्रश्न है, सन 1950 ईस्वी से पहले यहाँ काश्तकारों की स्थिति भी दयनीय थी। उन्हें भूमि संबंधी समुचित अधिकार नहीं थे और भूस्वामी जब चाहता उनसे जमीन छुड़ा सकता था। कई बार तो इतना अनाज कर टैक्स के रूप में मांग लिया जाता था जो उगाए गए अनाज से कहीं अधिक होता था और काश्तकारों का परिवार पूरा साल जी तोड़ मेहनत के बावजूद भूखा रहता था। सन 1952 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब मुजारियत हिमाचल प्रदेश संशोधन अधिनियम 1952 पारित किया गया, जिसके अनुसार भूस्वामी लगान के रूप में अधिक पैदावार का केवल बच्चों इस लाइन को दोबारा देखें। अधिनियम 1952 पारित किया गया, जिसके अनुसार भूस्वामी लगान के रूप में अधिकतम पैदावार का केवल 1/4 भाग ही ले सकता था। वर्ष 1953 में हिमाचल प्रदेश
सरकार ने जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम पारित किया, जो 25 जनवरी 1955 में लागू हुआ। वर्ष 1972 में और उसके बाद सरकार ने सुधार लाने वाले कई विधेयक पारित किए, जिनके तहत मुजारों को भूस्वामित्व के अधिकार देने के साथ साथ भूस्वामित्व में असमानता को कम करने के प्रयास किए गए। इनमें हिमाचल प्रदेश मुजारियत व भूमि सुधार अधिनियम 1972 महत्वपूर्ण है। एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक 1974 में लागू किया गया, जिसके अनुसार सामलात भूमि में 50% भूमि गांव के साझे उपयोग के लिए सुरक्षित कर दी गई और शेष सरकारी स्वामित्व में रही, जिसे बाद में भूमिहीनों में बांटा गया। आज़ादी से पहले जमींदारी प्रथा का चलन था, जिसके तहत कुछ ही लोग भूमि के स्वामी थे तथा आम लोग जमींदारों की भूमि पर काम करके अपनी आजीविका कमाते थे। इनको मुजारा कहा जाता था। भूमि सुधार अधिनियमों के तहत भूमि का आवंटन इस ढंग से किया गया कि सभी काश्तकार भूमि के स्वामी बने तथा भूमि संबंधी असमानता कम हो। प्रदेश के कुल 55.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 9.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि के अधीन है। समय समय पर प्रदेश सरकार ने कृषि के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम एवं परियोजनाएं आरंभ की। इनके अंतर्गत कृषि के नए नए अनुसंधान करने के लिए 1978 में कांगड़ा जिले के पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रदेश में कृषि कार्य के प्रबंधन के अलग निदेशालय एवं विभाग स्थापित किए गए। विभाग किसानों के लिए उन्नत तकनीकी जानकारी के साथ साथ कृषि संबंधी उपकरण, श्रेष्ठ बीज, उर्वरक, पौधों को बीमारी से बचाने के लिए दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाता है। जैसे जैसे कृषि में नवीनतम एवं उत्तम तकनीकों का उपयोग हुआ, आम जनता की सामाजिक अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता गया। कृषि के लिहाज से प्रदेश को 4 खंडों में बांटा जा सकता है। खंड समुद्र तल से ऊंचाई, कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में, औसत वर्षा, मुख्य फसलें। शिवालिक पहाड़ी खंड 800 मीटर ऊंचाई तक, 35% क्षेत्रफल, 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा और मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, आलू, मक्की, धान, गन्ना, सोयाबीन, मौसमी सब्जियां आदि। दूसरा खंड मध्य पहाड़ी खंड, समुद्र तल से ऊंचाई 800 से 1600 मीटर, कुल क्षेत्रफल 32%, औसत वर्षा 180 सेंटीमीटर। मुख्य फसलें उपरोक्त सभी जो ऊपर बताई गई और उनके साथ अदरक, टमाटर, मटर, लाल मिर्च व गैर मौसमी सब्जियां आदि। नंबर 3 पर है उच्च पहाड़ी खंड, समुद्र तल से 1600 से 2700 मीटर, कुल क्षेत्रफल 25%, औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के लगभग और मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चने, बीन, बीज के आलू, फूलगोभी, बंद गोभी, गाजर, मटर व गैर मौसमी सब्जियां आदि। और अंतिम खंड है ठंडा शुष्क खंड, समुद्र तल से ऊंचाई 2700 मीटर से ऊपर, कुल क्षेत्रफल 8%, औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर लगभग। मुख्य फसलें, इसमें फसलें केवल ग्रीष्म ऋतु और पतझड़ ऋतुओं में होती है। उत्तम किस्म के आलू का बीज, थोड़ी मात्रा में गेहूं, जौ और कुछ सब्जियां आदि।
प्रदेश में हरित क्रांति लाने और प्रदेश को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इनमें से सह नहर परियोजना जिला कांगड़ा, बलद्वाड़ा परियोजना जिला मंडी इत्यादि प्रमुख हैं। रोचक तथ्य: प्रदेश में कृषि अधीन क्षेत्र का केवल 18% क्षेत्र ऐसा है जिसमें सिंचाई होती है। शेष 82% क्षेत्र वर्षा पर निर्भर रहता है। सिंचाई के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है। औषधीय पौधारोपण भी कृषि के साथ साथ सामाजिक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। साथ ही फलों, सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन हमारी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहा है। यहाँ के अधिकतर लोगों का झुकाव नकदी फसलों की तरफ बढ़ रहा है। यद्यपि इससे उनकी आर्थिक दशा को सुधार हो रहा है, परंतु क्या पारंपरिक खेती से विमुखता हमें सही दिशा में ले जा रही है? शिक्षा। आपको याद होगा कि अस्तित्व में आने से पूर्व हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रगतिशील रियासतों में ही हाई स्कूल तक की औपचारिक शिक्षा का प्रबंध था, लेकिन आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 8% थी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी। समय के अनुसार सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इसमें बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर बढ़कर लगभग 77% हो गई है तथा शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ है। वर्ष 1950-51 ईस्वी के 547 शिक्षण संस्थानों की तुलना में आज लगभग 20,000 सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। दूरवर्ती तथा तकनीकी शिक्षा के कई संस्थान प्रदेश में खुल चुके हैं। वयस्क एवं सतत शिक्षा के लिए प्रदेश विश्वविद्यालय में अलग विभाग बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ज्ञान विज्ञान समिति का जन जागरण अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि कार्यक्रमों ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। शिक्षा के प्रसार से हिमाचल समाज में बहुमुखी एवं प्रगतिशील परिवर्तन आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। 1950-51 तक हिमाचल प्रदेश में केवल 19 अस्पताल तथा 85 चिकित्सक उपलब्ध थे, लेकिन इस क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के कारण वर्ष 2003-04 तक प्रदेश में 1770 अस्पताल तथा 3526 चिकित्सक सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध थे। इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इसमें प्रदेश में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा, राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पपरोला कांगड़ा आदि संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयासरत हैं। हिमाचल प्रदेश में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, अनीमिया मुक्त हिमाचल अभियान तथा एड्स नियंत्रण आदि कार्यक्रमों ने भी स्वास्थ्य हिमाचल के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है।
सड़कें। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम हैं। गठन केस में यहाँ बड़े वाहन योग्य 288 किलोमीटर सड़कें तथा जीप योग्य 300 किलोमीटर सड़कें ही उपलब्ध थी। इस कारण समूचे प्रदेश में परिवहन व्यवस्था दयनीय थी और औद्योगिक विकास नगण्य था। 1951 ईस्वी के बाद हिमाचल प्रदेश ने परिवहन सुविधाओं के विकास तथा सड़कों के निर्माण में तीव्र प्रगति की है। वर्ष 2005 तक प्रदेश में लगभग 28,588 किलोमीटर विविध प्रकार की सड़कें उपलब्ध थीं, जिसका विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा नाबार्ड के तहत प्रदेश में सैकड़ों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। इसके कारण जिला सोलन, ऊना तथा कांगड़ा में औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा मिला है तथा प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ हुई है। बिजली। हिमाचल प्रदेश में लगभग 21,224 मेगावाट विद्युत क्षमता विद्यमान है। देश की लगभग 20% विद्युत उत्पादन क्षमता देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पास ही है। प्रदेश में 1950-1951 ईस्वी में लगभग 3,580 किलोवाट पन बिजली का उत्पादन होता था। वर्ष 1998-99 ईस्वी तक 299.4 मेगावाट पन बिजली उत्पादन प्रदेश में हो रहा था, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो रही है। इसमें गिरी, बिनवा, बस्सी, आंध्रा, भावा, रोंगटोंग, न्यूंगल, रुक्ती, चमेरा, लारजी, पार्वती, गानवी, नाथपा, झाकड़ी जैसी परियोजनाएं विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तरी भारत के अनेक राज्यों के हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति करता है। प्रदूषण मुक्त होने के कारण जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्युत उत्पादन उद्योगों तथा दैनिक जीवन की क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बिजली बचत के लिए हिमाचल प्रदेश ने अटल बिजली बचत योजना के अंतर्गत समूचे प्रदेश में CFL आवंटित किए हैं। जल न केवल जीवन है अपितु यह हमारी संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। जल वनों, वन्य प्राणियों, मानव जीवन तथा समूचे जीवन तंत्र हेतु आवश्यक है। जल न केवल जल विद्युत परियोजनाओं का आधार है अपितु मानव जीवन की विभिन्न क्रियाओं के लिए भी अनिवार्य है। इसलिए जल की पूजा भी की जाती है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास व यमुना नदियों सहित अनेक सहायक नदियां और खड्डे जल के स्रोत हैं। पिघलते ग्लेशियर व घटता जल स्तर तथा बढ़ता जल प्रदूषण चिंता के विषय हैं। औद्योगिक विकास। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के पश्चात औद्योगिक विकास के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। फलस्वरूप यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। वर्तमान दशक में औद्योगिक क्रांति आई है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट, दवाइयाँ, पेय पदार्थों व दैनिक उपयोग की वस्तुओं के उद्योगों की तेजी से स्थापना हुई है। परवाणु, बद्दी, नालागढ़, सोलन, पावंटा साहिब व ऊना आदि क्षेत्रों में
उद्योगों का तीव्र विकास हुआ है। हिमाचल प्रदेश लघु कुटीर उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश खनिज व औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश वन निगम, खाद्य एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम व हिमाचल प्रदेश हथकरघा व हस्तकला विकास बोर्ड ने औद्योगिक विकास में कई नवीन प्रयास किए हैं। लकड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, खनिज उद्योग, कृषि व वानिकी आधारित उद्योगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पहाड़ों का सीना चीरकर सीमेंट उद्योगों द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण चिंता का विषय है। अंततः यह कहा जा सकता है कि कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, जन परिवहन, उद्योग आदि क्षेत्रों में प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश का विकास तीव्रता से हुआ है। हमें इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना होगा। अध्याय 3 हिमाचल प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर देखें। प्रश्न नंबर 1 का क भाग है, पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं? हिमाचल प्रदेश में अब तक लागू हुई पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य और प्रमुख लाभों का वर्णन करो। उत्तर, पंचवर्षीय योजनाओं से तात्पर्य उन योजनाओं से है जो 5-5 वर्षों के लिए बनाई जाती हैं और उन 5 वर्षों में उस योजना पर कार्य किया जाता है जिस कार्य के लिए वह योजना बनाई गई थी। 5 वर्षों बाद इन योजनाओं पर किए गए कार्य की समीक्षा कर फिर अगले 5 वर्षों की योजना बनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में अब तक लागू हुई पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में आर्थिक ढांचे को मजबूत कर कृषि, शिक्षा, विद्युत, जल उद्योग, सड़क परिवहन, संचार, ग्राम विकास, बाढ़ नियंत्रण, पशुपालन, बागवानी आदि क्षेत्रों के लिए समुचित धनराशि का प्रावधान कर प्रदेश की प्रगति करना है। इन पंचवर्षीय योजनाओं के कारण ही विगत वर्षों में प्रदेश में शिक्षा, कृषि, बाढ़ नियंत्रण, पशुपालन, बागवानी, वनीकरण, जल विद्युत, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग, परिवहन, सड़क निर्माण, जन स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, जिससे जन सामान्य का जीवन स्तर सुधरा है। ख भाग, हिमाचल प्रदेश में लागू मुजारियत व भूमि सुधार अधिनियम 1972 और हिमाचल प्रदेश सामलात भूमि एक्ट से लोगों को क्या लाभ मिले हैं? उत्तर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने काश्तकारों की दशा सुधारने के लिए सन 1972 और उसके बाद अनेक विधेयक पारित किए हैं, जिनके कारण मुजारों को भूस्वामित्व के अधिकार देने के साथ ही भूस्वामित्व में असमानता को भी कम किया गया है। हिमाचल प्रदेश मुजारियत व भूमि सुधार अधिनियम 1972 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम सामलात भूमि अधिनियम 1974 के द्वारा गांव की 50% सामलात भूमि गांव के साझे उपयोग के लिए सुरक्षित रखी गई है। इससे गांव वासियों को सामलात भूमि का मिलकर उपयोग करने का लाभ मिला है। इसी प्रकार से भूमि सुधार अधिनियम के कारण मुजारा प्रथा का अंत हो गया तथा भूमि आवंटन इस प्रकार से किया गया कि सभी काश्तकार भूमि के स्वामी बन गए हैं तथा भूमि संबंधी असमानता समाप्त हो गई है। ग, हिमाचल प्रदेश में कृषि के विकास पर सारगर्भित चर्चा करें। उत्तर, हिमाचल प्रदेश प्रमुख रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है।
जिसकी जनसंख्या का लगभग 91% भाग गांवों में रहता है और उनमें से 70% के लगभग लोगों का व्यवसाय कृषि है। सन 1950 से पहले यहाँ के काश्तकारों की दशा अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि उन्हें भूमि संबंधी समुचित अधिकार नहीं थे। परंतु सन 1952, 53 और 1972 और 1974 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पारित विभिन्न भूमि संबंधी अधिनियम के कारण काश्तकारों की स्थिति में सुधार हुआ और वे भूमि के स्वामी बनकर जी जान से कृषि कार्य में लग गए। सन 1978 में पालमपुर में स्थापित कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी काश्तकारों को उपलब्ध करवाने के साथ ही श्रेष्ठ बीज, उर्वरक, कृषि उपकरणों, कीटनाशक दवाइयों आदि से भी परिचित कराया। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और काश्तकारों के साथ साथ जनता की सामाजिक अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई। कृषि के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को किन 4 खंडों में विभाजित किया गया है? उत्तर। कृषि के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को निम्नलिखित 4 खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, प्रथम खंड। यह शिवालिक पहाड़ी खंड कहलाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 800 मीटर तक है। यहाँ कृषि का कुल क्षेत्रफल 35% है। यहाँ औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, आलू, मक्की, धान, गन्ना, सोयाबीन तथा मौसमी सब्जियाँ हैं। नंबर 2, द्वितीय खंड। यह मध्य पहाड़ी खंड है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 800 से 1600 मीटर तक है। यहाँ कृषि का कुल 32% क्षेत्रफल है। यहाँ औसत वर्षा 180 सेंटीमीटर तथा मुख्य फसलें प्रथम खंड की सभी फसलों के साथ मटर, अदरक, टमाटर, लाल मिर्च आदि गैर मौसमी सब्जियों की फसल होती है। नंबर 3, तृतीय खंड। यह उच्च पहाड़ी खंड है। इसकी खेती का कुल क्षेत्रफल 25% तथा समुद्र तल से ऊंचाई 1600 से 2700 मीटर तक है। यहाँ औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ गेहूँ, जौ, चने, बीज के आलू, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, मटर तथा गैर मौसमी सब्जियों की फसल होती है। नंबर 4, चतुर्थ खंड। यह ठंडा शुष्क खंड है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक तथा कृषि का क्षेत्रफल 8% है। यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। यहाँ फसलें ग्रीष्म तथा पतझड़ ऋतुओं में होती हैं। यहाँ उत्तम किस्म के आलू के बीज, कुछ गेहूँ, जौ और कुछ सब्जियों की फसल होती है। वर्ष 1948 के बाद हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के विकास पर नोट लिखो। उत्तर। वर्ष 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में शिक्षित मात्र 8% थे तथा महिलाओं में साक्षरता नाम मात्र की थी। कुछ ही स्थानों पर हाई स्कूल तक की औपचारिक शिक्षा का प्रबंध था। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। सन 1950-51 ईस्वी में प्रदेश में कुल 547 शिक्षण संस्थान थे, परंतु अब 20,000 से अधिक सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दर 77% हो गई है। आज हिमाचल प्रदेश में अनेक तकनीकी, मेडिकल, औपचारिक महाविद्यालयों के अतिरिक्त सरकारी तथा गैर सरकारी विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं।
देश का प्रसिद्ध बागवानी विश्वविद्यालय भी इसी प्रदेश में है। यहाँ दूरवर्ती शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार कर हिमाचल प्रदेश के सामाजिक जीवन को उन्नत किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य और सड़क सुविधाओं का जाल तेजी से फैला है, वर्णन करें। उत्तर, स्वतंत्रता के बाद सन 1950-51 तक हिमाचल प्रदेश में केवल 19 अस्पताल और 85 चिकित्सक थे, परंतु वर्ष 2003-04 तक प्रदेश में 1770 अस्पताल तथा 3526 चिकित्सक सरकारी क्षेत्र में हो गए थे। प्रदेश में शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, कांगड़ा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और कांगड़ा में ही राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के अतिरिक्त अन्य संस्थानों के भी स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं। यहाँ परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय राज्य में बड़े वाहनों के योग्य 288 किलोमीटर सड़कें तथा जीप योग्य 300 किलोमीटर सड़कें उपलब्ध थी। वर्ष 2005 तक प्रदेश में 28,588 किलोमीटर सड़कें थी और इनका और भी विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं एवं सड़कों का विस्तार तेजी से हो रहा है। 6. हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं आर्थिकी का आधार है। इस तथ्य के बारे में अपने विचार लिखें। उत्तर, हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है और देश की लगभग 20% विद्युत उत्पादित करता है। वर्ष 1950-51 तक यहाँ लगभग 3580 किलोवाट पन बिजली का उत्पादन होता था, जो अब लगभग 21,224 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन कर रहा है तथा इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। गिरी, बिनवा, बस्सी, आंध्रा, भाभा, रोंगटोंग, न्यूगल, रुक्ती, चमेरा, लारजी, पार्वती, मानवी, नाथपा, झाकड़ी आदि विद्युत परियोजनाएं विद्युत उत्पादन में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उत्तरी भारत के अनेक राज्यों को विद्युत आपूर्ति करके प्रदेश आर्थिक लाभ कमा रहा है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास की प्रगति पर चर्चा करते हुए इस विषय पर प्रकाश डालिए। उत्तर, हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है। हिमाचल प्रदेश लघु कुटीर उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश वन विभाग, खादी एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, हथकरघा एवं हस्तकला विकास बोर्ड, कृषि उद्योग निगम आदि संस्थान औद्योगिक उन्नति में विशेष योगदान दे रहे हैं। प्रदेश के परवाणु, बद्दी, सोलन, नालागढ़, उन्ना, पवांटा साहिब आदि स्थानों पर सीमेंट, दवाइयों, पेय पदार्थों, गृह उपयोगी वस्तुओं से संबंधित उद्योगों की तीव्र गति से स्थापना हुई है। कृषि, इलेक्ट्रॉनिक, वानिकी आदि पर आधारित उद्योगों की स्थापना भी तेजी से हो रही है। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति संतोषप्रद है। अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है के संदर्भ में जल संसाधनों की महत्ता और हिमाचल प्रदेश में इनकी स्थिति पर नोट लिखो। उत्तर, जल न केवल जीवन है बल्कि हमारी संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। जल वनों, वन्य प्राणियों, मानव जीवन के प्रत्येक क्षण तथा कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जल से जहाँ मनुष्य अपने जीवन की समस्त क्रियाएं संपन्न करता है, वहीं जल विद्युत परियोजनाओं का आधार भी है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना तथा अन्य सहायक नदियों
अन्य सहायक नदियाँ जल के प्रमुख स्रोत हैं। अनेक ताल तालाब भी जल के भंडार हैं। जल प्रदूषण, पिघले हुए ग्लेशियर तथा शहरी क्षेत्रों में भूमिगत जल का घटता हुआ स्तर जल के भविष्य के प्रति चिंता का कारण बन रहा है। प्रश्न नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में सन 1948 के पश्चात अब तक हुए विकास का अपने शब्दों में वर्णन करें। उत्तर, स्वतंत्रता से पूर्व हिमाचल प्रदेश अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था तथा विकास के नाम पर शिमला और उसके आसपास का क्षेत्र ही विकसित था तथा हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद 1952 ईस्वी से प्रदेश का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हुआ। कृषि क्षेत्र में मुजारा प्रथा को समाप्त कर काश्तकारों को भूमि का स्वामी बनाकर भूमि संबंधी असमानता कम की गई। कृषि तथा बागवानी विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि और बागवानी के क्षेत्र में उन्नति की गई। सिंचाई की सुविधाओं से फलों, सब्जियों, फूलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम चलाकर 20,000 से भी अधिक विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी एवं चिकित्सा संस्थान और विश्वविद्यालय खोले गए। आज शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश अग्रणी है। स्वास्थ्य, सड़कों तथा पन विद्युत परियोजनाओं का जाल बिछ गया है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश सन 1948 से निरंतर प्रगति के पथ पर है। प्रश्न नंबर 3, हिमाचल प्रदेश में द्रुत गति से विकास के साथ साथ हर क्षेत्र में समस्याएं भी उभर रही हैं। समालोचना करते हुए तथ्यपरक उदाहरण सहित टिप्पणी करें। उत्तर, यह सही है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के गठन के बाद प्रदेश ने शिक्षा, कृषि, जल विद्युत, उद्योग, परिवहन, सड़क निर्माण, जल स्वास्थ्य रक्षण आदि क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, परंतु इसके साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में अनेक समस्याएं भी उभर रही हैं। प्रदेश में कृषि अधीन क्षेत्र का केवल 18% क्षेत्र ही सिंचाई सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। शेष 82% क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, जिस कारण फसलें भरपूर नहीं होती हैं। नकदी फसलों की ओर लोगों का झुकाव पारंपरिक खेती से लोगों को विमुख कर रहा है। शहरीकरण से वनों का अंधाधुंध कटाव पर्यावरण के लिए समस्या बन गया है। औद्योगिकीकरण से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से भी चिंता बढ़ रही है। पहाड़ों के कटाव से भूस्खलन हो रहे हैं।